साल 2002 में गुजरात में एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा होती है। इस हिंसा की शुरुआत गोधरा ट्रेन जलाने की घटना से शुरू होती है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर 6 कोच में आग लग जाती है। इस घटना में लगभग 59 हिंदू यात्रियों की मौत हो जाती है। इसके ठीक अगले दिन यानी 28 फरवरी से गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा फैलने लगी। यह हिंसा मार्च के महीने तक चलती है, लेकिन कुछ इलाकों में इसका असर आज भी देखा जाता है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो भारत सरकार की 2005 की लोकसभा रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में कुल 1044 लोगों की मौत हुई। इनमें से 790 मुस्लिम और 254 हिंदू शामिल थे। इसके अलावा 223 लोग लापता हुए और लगभग 2500 लोग घायल हुए। वहीं कुछ रिपोर्ट जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट ये बताती है कि मरने वालों की संख्या 2000 तक हो सकती है। यानी अलग अलग सोर्सेस में आंकड़ों को लेकर अंतर भी देखने को मिलता है। यह हिंसा खास तौर पर अहमदाबाद, वडोदरा और गोधरा जैसे शहरों में ज्यादा देखने को मिली। इन इलाकों में बड़ी संख्या में घर, दुकानों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। यह पूरी घटना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज, आम लोगों की जिंदगी और आपसी भरोसे पर इसका गहरा इंपैक्ट हुआ। गोधरा कांड की घटना आमतौर पर हिंसा का ट्रिगर माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखें तो पहले से मौजूद सांप्रदायिक तनाव भी एक वजह थी। जैसे कि अयोध्या आंदोलन से जुड़ा माहौल। राम जन्मभूमि आंदोलन का मकसद था कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाए। यहां पहले 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद थी। विश्व हिंदू परिषद और कुछ संगठन जैसे आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग कहते थे कि ये जगह राम की है और मस्जिद पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये आंदोलन 1980 से 1990 के दशक में काफी तेज हुआ और 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे कर सेवक यानी हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, ज्यादातर मुसलमान, और यह तनाव सालों तक 2002 तक बना रहा। फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वे 15 मार्च से राम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे, चाहे अदालत कोई भी फैसला दे। इसे प्रतीकात्मक निर्माण कहा गया। इस दौरान अयोध्या में पूर्णाहुति महायज्ञ हुआ, जो एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान था। इस यज्ञ में हिस्सा लेने और मंदिर बनाने का समर्थन दिखाने के लिए हजारों लोग गुजरात और अन्य राज्यों से अयोध्या आए। 25 फरवरी 2002 को करीब 1700 लोग जो यज्ञ में शामिल हुए थे, अयोध्या से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में बैठ गए। खबरें आई कि ट्रेन में जय श्री राम के नारे लगाए गए और प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम दुकानदारों से झड़प की अफवाह भी थी। लेकिन ये विवादित है। पहले से ही माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि इस तरह की यात्रा से हिंसा हो सकती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को दुश्मन के रूप में दिखा रहे थे, जिससे माहौल और गर्म हो गया। 2002 के गुजरात दंगों पर कई रिपोर्ट्स और जांचें हुई और इनका निष्कर्ष अलग अलग रहे। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट में कहा गया कि दंगे सिर्फ गोधरा के मामले की नेचुरल प्रोसेस नहीं थे, बल्कि पहले से तय और संगठित थे। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पुलिस कई जगह इनएक्टिव रही, हमलावरों की मदद की या खुद हिस्सा लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि हमारे पास मुसलमानों को बचाने के आदेश नहीं थे। अगर जांच रिपोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग संस्थानों की अलग अलग राय सामने आती है। नानावती आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा गोधरा की घटना के बाद अपने आप भड़की, यानी इसे स्पॉन्टेनियस बताया गया। लेकिन वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट का कहना है कि यह हिंसा संगठित थी और इसमें पुलिस की मिलीभगत भी देखी गई। अब सवाल उठता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? संस्थागत रूप से राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वे हिंसा को रोके, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2002 की रिपोर्ट में राज्य सरकार के इस मामले में असफलता की बात कही गई। और नानावती आयोग ये वो है जो गुजरात सरकार द्वारा बनाया गया एक जांच आयोग था, जो साल 2002 में दंगे हुए थे। इन दंगों की जांच करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि हर नानावती की सारी रिपोर्ट्स सरकार के पक्ष में आई, जैसे वो सरकार को क्लीन चिट दिलाना चाहती है। जबकि अदर न्यू रिपोर्ट जो है, न्यूज रिपोर्टर्स, वो बिल्कुल अलग है नानावती की रिपोर्ट से। और इस हिंसा की वजह से करीब 1.5 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए और उन्हें शिविरों में रहना पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा का असर महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा पड़ा। रिपोर्ट्स में 300 से 400 महिलाओं के साथ यौन हिंसा की बात कही गई।
919 महिलाएं विधवा हो गई और 606 बच्चे अनाथ हो गए। तो सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार हुए। कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। रुखसाना जी, आप नरोडा पाटिया केस में विटनेस भी थी। आपकी मम्मी की मौत हुई और आपकी बहन की 20 साल बाद। अब कहीं ना कहीं आप आगे निकल गई है या अभी भी यादें आती है? याद जब मरेंगे तब तक नहीं भूल पाएंगे। और ये वायलेंस एक ही समय पर कई अलग अलग जगहों पर हुई। स्पेशली जिस इलाके में हिंसा हुई वहां पर 70 से 80% मुस्लिम थे और 20 से 30% हिंदू। नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा दर्ज की गई। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं थी, बल्कि कई इलाकों में एक साथ हालात बिगड़े। नानावती आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं को गोधरा की घटना के बाद हुई एक सहज प्रतिक्रिया बताया गया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट के एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। उसके अनुसार वोटर लिस्ट का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय को पहचान कर निशाना बनाया जाने का प्रमाण मिले। हिंसा को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना यह प्रशासन का काम था, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहा। अगर एफआईआर का पैटर्न को देखें तो कई जगहों पर एक साथ हमले होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही कुछ खास इलाकों को टारगेट किए जाने की बात भी सामने आती है। स्पेशली नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटीज ज्यादा थी। 28 फरवरी को कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन जमीनी लेवल पर यह कर्फ्यू प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाया। हिंसा बढ़ने के बाद 28 फरवरी की शाम को आर्मी को बुलाने की मांग की गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की 2014 की रिपोर्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आर्मी की प्रभावी तैनाती 1 मार्च से शुरू हुई और आर्मी की तैनाती और कर्फ्यू के प्रभावी अमल में देरी के कारण कई जगहों पर हिंसा फैलती चली गई। और इसका जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था। एसआईटी की 2012 की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्मी बुलाने या कार्रवाई में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने 2018 में दिए गए अपने बयान में करीब 24 घंटे की देरी की बात कही। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट में भी प्रशासनिक कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया गया। कई जगहों पर आदेश तो जारी किए गए, लेकिन उनका सही और समय पर पालन नहीं हो पाया, जिसका असर हालात पर साफ तौर पर देखने को मिला। और हिंसा के बाद कई मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई, और जहां एफआईआर दर्ज हुई भी वहां कई बार अलग अलग घटनाओं को एक साथ यानी सामूहिक एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में पुलिस की मिलीभगत की बात सामने आई, जिसकी वजह से शिकायतों पर सही कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो कुल 4252 केस दर्ज किए गए, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 3024 केस बाद में बंद कर दिए गए। यहाँ विरोधी दृष्टिकोण भी सामने आता है। नानावती आयोग ने कई मामलों में पुलिस की भूमिका की सराहना की, वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। जमीनी हकीकत ये रही कि जितनी शिकायतें सामने आई उतनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कई जगहों पर पीड़ितों की सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं हो पाई। गुजरात दंगों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दी गई। इसी तरह से नानावती आयोग की 2019 की अंतिम रिपोर्ट में भी कहा गया कि दंगों के पीछे किसी तरह की साजिश का प्रमाण नहीं पाया। ये निष्कर्ष जांच एजेंसियों की जांच के आधार पर सामने आया, लेकिन इस पर सभी की राय एक जैसी नहीं थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थाओं ने इन जांचों की सीमाओं की ओर इशारा किया और कहा कि जांच प्रोसेस पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। यानी आधिकारिक तौर पर क्लीन चिट दी गई, लेकिन इस पर सवाल और आलोचनाएं बनी रही। इसी दौरान अदालतों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कई संवेदनशील मामलों को गुजरात से बाहर ट्रांसफर किया। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि मामलों की सुनवाई ट्रांसपेरेंट माहौल में हो सके। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में कुछ प्रमुख केस गुजरात से बाहर भेजे गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि स्थानीय लेवल पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब इन मामलों की सुनवाई हुई तो कुछ मामलों में दोष सिद्धि भी संभव हो पाई। अब यहाँ डेमोक्रेसी से जुड़ा एक बुनियादी सवाल सामने आता है। अगर नागरिकों की जान नहीं बच पाती है तो जवाबदेही किसकी होती है? डेमोक्रेसी में नागरिकों की सुरक्षा राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2002 की रिपोर्ट ने यह कहा है कि राज्य इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहा। और वहां देख लो,
वहां की गवर्नमेंट को क्लीन चिट लेकर अपना साफ हो गई। ना ही कोई जवाबदेही, ना ही कोई सवाल, अपना क्लीन चिट लेकर एकदम क्लियरली खड़े हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता जो मरना है। और इस हिंसा की वजह से करीब 1.5 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। आर्थिक बहिष्कार, डर और मानसिक ट्रॉमा लंबे समय तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहे। लंबी अवधि में इसके नतीजे और भी गहरे दिखे। समाज कई हिस्सों में बढ़ गया। शिक्षा व रोजगार अवसरों पर भी असर पड़ा, जैसा कि विश्व बैंक की 2021 की स्टडी में सामने आया। आखिर में ये पूरी घटना हमें एक साफ सबक देती है। हिंसा से समाज कमजोर होता है, आर्थिक विकास रुकता है और आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। डेमोक्रेटिक देश में शांति, न्याय और भरोसा ही विकास की असली बुनियाद होती है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।